Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टैटिस्टिक्स का मुताला भी कर रहे होंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को याद भी कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ मैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में भी किए, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए, बहुत से स्टूडेंट्स को वो याद भी होंगे। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर जो है वो अपने पास ज़रूर रखें ताकि जो है वो जो कैलकुलेशंस मैं आपके साथ यहाँ पे परफॉर्म करूँ वो आप भी साथ साथ जो है वो करते रहें। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं। मेजर्स ऑफ लोकेशन मेन इसका टाइटल है, लेकिन मेजर्स ऑफ लोकेशन के हवाले से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में, उसमें से एक लोकेशन को हम यहां पर कैलकुलेट करने चाह रहे हैं और वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को मैंने आपको बताया था कि हम a.m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। It is actually sum of values divided by number of values। यानी अरिथमेटिक मीन को आपने जब भी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है कि सारी वैल्यूज को सम करना है, प्लस करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देना। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 5, 10, 12, 8। ठीक है जी। अब अगर मैंने अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यानी एक्स बार कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा 5 + 10 + 12 + 8 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4। तो मैं 4 पर इसको डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए सम क्या आ रहा है इसका, इनको प्लस करें वैल्यूज को तो इसका सम जो है जी 35 आ रहा है। 35 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आप जब 35 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.75। अपने कैलकुलेटर्स पर इसको वेरीफाई भी कर लें। ठीक है जी। यानी अरिथमेटिक मीन क्या है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। ठीक है जी। जनरल उसका क्राइटेरिया क्या है कि आप सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करके एक आंसर निकाल लेते हैं। रिमेंबर, अरिथमेटिक मीन इज एन एवरेज, एक एवरेज की टाइप है जो कि डेटा की रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं 8.75 इज द वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द 4 वैल्यू। कौन कौन सी 4 वैल्यूज, 5, 10, 12 और 8। ये जो 4 वैल्यूज हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन किससे हो रही है, 8.75 से। ठीक है, सो ये एक जनरल उसका क्राइटेरिया। अब हम आज इसके कुछ जो है फॉर्मूलाज पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो होगा इसका डायरेक्ट मेथड। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो मेथड क्या है जी। फर्स्ट मेथड जो है उसका कैलकुलेशन में, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम एक्स बार की जो कैलकुलेशंस करते हैं वो है सिग्मा एक्स ओवर एन और एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब जरा गौर कीजिए कि ये इसका डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा कि ये कब अप्लाई करना है, ये कब अप्लाई करना है। तो जरा पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए माइंड के अंदर लाएं और देखें कि मैंने एफ यानी फ्रीक्वेंसी की बात कब की थी।
जब हमारे पास डेटा जो है वो ग्रुप की फॉर्म में हो। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो अनग्रुप डेटा होगा। तो जरा सोचिए अनग्रुप डेटा क्या था। जिन लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया उनको ये पता होगा अनग्रुप डेटा का मतलब स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट फ्रीक्वेंसीज। और अब अगर हम यहां पे देखें, दिस इज ग्रुप डेटा, यानी जब आपको फ्रीक्वेंसीज भी मेंशन हो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ नोटेशंस हैं मुझे याद रखना है कि एक्स क्या है। एक्स इज डेटा वैल्यूज, या हम इसको ये कह सकते हैं ये मिड पॉइंट्स हैं आपके। इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास मार्क। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो मार्क्स हैं उसको भी हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, उसको क्लास मार्क्स, और उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो एन है वो टोटल डेटा वैल्यूज है, ठीक है। और इन ग्रुप डेटा हम क्या लिखते हैं? n इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा f। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसमें फ्रीक्वेंसी को सम कर लूंगा तो वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल आ जाएगा। किस केस में? जब डेटा फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में होगा, जब डेटा ग्रुप होगा, ठीक है जी। अब आगे हम इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। अब ये चूंकि हमने फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड रखा हुआ इसका नाम, इसलिए यहां पे उसको मेंशन कर दिया। वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होगी 6, 20, 25, 8 और 15, ठीक है जी। अब ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। वैसे आपको पेपर में या क्वेश्चन के अंदर जो है वो 5, 6 वैल्यूज के अलावा 10 वैल्यूज भी हो सकती हैं, 20 वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। आपने इसका केयरफुल रहना है कि आपके पास ये जरूरी नहीं है कि 5 या 6 वैल्यूज ही होंगी, ठीक है। अब जरा देखिए कि आप यहां पर जब सोल्यूशन करेंगे तो एक्स बार कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने एक्स बार क्यों कहा? क्योंकि एक्स बार इज द नोटेशन फॉर अरिथमेटिक मीन। सो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स ओवर एन। आप जरा गौर कीजिए, मैंने सिग्मा एक्स ओवर एन क्यों किया? मैंने सिग्मा एफ एक्स क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि एफ एक्स का मतलब यह है कि वो ग्रुप डेटा होगा और उसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड होगी, और ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी मेंशन होने का मतलब वो टेबुलर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। सो यहां पर कोई टेबल नहीं बना हुआ, कोई फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहां पर अनग्रुप डेटा को के फॉर्मूले को चूज करेंगे। सो वो क्या होगा? फर्दर देखिए, 6 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5। 5 क्यों लिखा? जरा गौर से देखिए, n क्या है? n इज द टोटल डेटा वैल्यूज, यानी डेटा के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी n से डिनोट होती हैं। सो उनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज। तो इसको हमने 5 पर डिवाइड कर दिया। अब इसको पहले सम करेंगे और फिर हम 5 पर डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या कैलकुलेट होगा वो मैं यहां पर एक स्पेस के अंदर मेंशन कर रहा हूं। जरा आप ऐड कीजिए अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर, और मैं अपने कैलकुलेटर पर ऐड करता हूं और देखते हैं कि जी इसमें क्या आएगा। 6 आपने कैलकुलेट करना है, 6 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 15। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 74। इसका मतलब है 74 डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 14.8। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। हमने अनग्रुप डेटा को यहां पर डिस्कस कर लिया। अब इसी डायरेक्ट मेथड को हम ग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या है। ग्रुप डेटा के हवाले से पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा और फिर हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे और देखते हैं वो कैसे होगी।
ये एक एग्जाम्पल है ग्रुप डेटा के हवाले से। देखिए कि आपने एक्स बार कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से। फर्स्ट ग्रुप इज 5 फ्रॉम 5 to 9, फ्रीक्वेंसी 3 है। 10 to 14 सेकंड ग्रुप है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 15 to 19 फ्रीक्वेंसी 4 है और 20 to 24 फ्रीक्वेंसी 1 है। ये एक ग्रुप डेटा है और आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है डायरेक्ट मेथड से। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या चीज होगी। आपकी चॉइस है यहाँ पर कि आप पहले टेबल को कंप्लीट कर लें या फॉर्मूला लिखने के बाद आप टेबल को जनरेट करें। फॉर्मूला पहले लिखने से ये अंदाजा होता है कि आप लोग एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। तो ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला हमने अभी पिछले बोर्ड पे डिस्कस किया था, दैट वाज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब आप जरा गौर कीजिए कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि मेरे पास एफ और एक्स के दो कॉलम्स होने चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करके उनका सम कर लूं। ठीक है, सो एक्स का कॉलम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहां आपको जो एग्जाम्पल मेंशन्ड है उसमें एक्स नहीं है। और अभी एक्स मैंने क्या बताया आपको भी पिछले बोर्ड के ऊपर, वो है एक्स इज डेटा वैल्यूज, या इसको हम स्लैश में मैंने लिखा था मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। पहले है आपके पास ग्रुप्स, उसी तरह लिखेंगे, फिर आप मेंशन करेंगे फ्रीक्वेंसीज को और देन आप एक्स को कैलकुलेट करेंगे। सो ग्रुप जो है वो 5 to 9 है, 10 to 14 है, 15 to 19 है, 20 to 24 और फ्रीक्वेंसी है जी हमारे पास 3, 2, 4 और 1। सो एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे जिसको हमने क्या कहा था मिड पॉइंट्स। और वो कैसे कैलकुलेट करें जरा ध्यान से देखिए कि जो मेरे पास दो वैल्यूज है ग्रुप्स के अंदर, एक लोअर वैल्यू है एक अपर वैल्यू है, इसको हम कहते हैं लिमिट्स। यानी ये जो 5 to 9 है ये लिमिट्स हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप की। ठीक है, इसमें से जो लोअर वैल्यू है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, जिसको स्मॉलर वैल्यू भी कह सकते हैं, और जो लार्जर वैल्यू है इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक हो गया, यानी हर ग्रुप के पास दो वैल्यूज होंगी, ये आपने याद रखना है। कौन कौन सी? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट का मतलब है स्मॉलर वैल्यू और अपर क्लास लिमिट का मतलब है लार्जर वैल्यू। अब आपने क्या करना है, एक्स को कैसे कैलकुलेट करना है वो जरा मैं आपको बताने लगा हूं कि 5 और 9 दो वैल्यूज हैं, दोनों लिमिट्स को आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कैलकुलेटर पर इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। डिमैस रूल के तहत ये आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने ये कहा कि मिड पॉइंट क्या है, एवरेज ऑफ क्लास लिमिट्स, जो सिंपल एवरेज हमने देखी है। सो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आपने सम करना है, जो सम का आंसर होगा वो कंसिडर होगा आगे डिवाइड करने के लिए। सो अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ऐसे लिख देंगे, इसीलिए कैलकुलेशंस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा शुरू में कि आप कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें ताकि इसको वेरीफाई करते रहें साथ साथ। देखिए 5 और 9 ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो आंसर आएगा 14 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 7। लेकिन अगर कैलकुलेटर आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं तो डिमैस रूल के तहत वो क्या करेगा, 9 को पहले 2 पे डिवाइड कर देगा तो आंसर आएगा 4.5 और 4.5 को फिर वो ऐड करेगा 5 के अंदर तो आपका आंसर 9.5 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है ऑब्वियसली। सो इसलिए बी केयरफुल, पहले वैल्यूज ऐड होंगी और फिर उसको 2 पे डिवाइड करना है, 14/2 यानी 7 आंसर आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी। अगली कैलकुलेशन देखिए, 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 24/2 यानी आंसर आ जाएगा 12। क्लियर होगी बात? सो इसी तरह आगे प्रोसीडिंग्स करेंगे, मैं डायरेक्ट आगे वैल्यूज लिख रहा हूं। इस तरह आपका एक्स कंप्लीट हो गया। सो एक्स को कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एफ एक्स का मतलब क्या है, थोड़ा गौर से देखिए, एक्स की वैल्यूज एफ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगी, यानी 7 एक्स की वैल्यू है, 3 जो है वो पहली एफ की वैल्यू है, 7 × 3 इज 21, 12 × 2
is 24. 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 एंड 22। ये गौर से देखिए, मेरे पेन की मूवमेंट को भी आप जो है ऑब्जर्व करके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 22। फाइनली मुझे इस कॉलम का सम चाहिए जिसमें 21, 24, 68 और 22 है, और वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट अप करेंगे। तो देखिए जरा, 21 प्लस 24 प्लस 68 प्लस 22, तो इसका आंसर आएगा 135। 135 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मतलब एफ के कॉलम का सम। एफ में आपके पास 4 वैल्यूज हैं, 3, 2, 4, 1। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1, तो 10 आएगा। आप यहां पुट अप करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर आपका आंसर आ जाएगा 13.5। क्लियर होगी बात? तो इस तरह आपने ग्रुप डेटा से आपने कैलकुलेशंस कर ली अपनी डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है जी। सो आज हमने अभी तक डायरेक्ट मेथड को डिस्कस किया जिसमें अनग्रुप और ग्रुप डेटा दोनों शामिल थे। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो मेथड जो है वो हमें क्या कैलकुलेशंस दिखा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास नंबर 2। वो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले उसके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, और एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। जरा गौर करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इस इनडायरेक्ट मेथड को हम एक और नाम भी देते हैं और वो है शॉर्ट कट मेथड। यानी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाए कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो तब आपको इस फॉर्मूले के तहत अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ए। तो ए का क्या मतलब है? एनी अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम का क्या मतलब होता है? अज्यूम का मतलब होता है फर्ज की हुई। ये वैल्यू फर्ज करते हैं हम डेटा में से कोई भी वैल्यू, लेकिन याद रखिए हमेशा जो है वो नॉर्मल वैल्यू को आपने चूज करना होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना होता यहां पे। सो ए इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू, और डी जो है वो किसके इक्वल है? एक्स माइनस ए के। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। डी का मतलब डेविएशंस भी होता है, हम इसको क्या कहते हैं? डेविएशंस। डेविएशन का मतलब माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, डेविएट करना, आगे की तरफ निकल जाना, यानी स्कैटर्ड हो जाना किसी जगह से। सो डेविएट का मतलब कि एक्स की वैल्यूज में से हमने ए को माइनस करते जाना है। एक्स क्या है अभी हमने पढ़ा उसको, वो क्या था? डेटा वैल्यूज, या उसको हमने मिड पॉइंट्स भी कहा। ठीक है। सो एक्स की वैल्यूज को एक्स की वैल्यूज में से ए को हम माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, एक डी का कॉलम आ जाएगा हमारे पास, और डी के कॉलम को जब ऐड करेंगे दैट वुड बी सिग्मा डी। एन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है आपसे, और ए इज अज्यूम्ड वैल्यू। सो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर आप उसको पुट अप करके आप अरिथमेटिक मीन का आंसर निकाल लेंगे। अब आगे देखिए ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में भी आपको ए उसी तरह देखना है, अज्यूम्ड वैल्यू, और डी कैलकुलेट करना है इस मेथड से जिसमें हमने एक्स माइनस ए को कहा। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी कि आपको डी को पहले एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन फिर सम करना है। सो इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपको इसकी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है जी? हमारे पास एक डेटा है 5 अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है, मैंने एक अनग्रुप डेटा जो है वो कंसिडर किया। आपने अगर इनडायरेक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करना है तो आपने याद रखना है कि सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने x का कॉलम जनरेट करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि डेटा वैल्यूज को हम x कहते हैं, नंबर 1।
और फिर उसके बाद इसको अरेंज करके लिखना है। जितना आप अच्छे तरीके से इसको अरेंज करके लिखेंगे उतना आपका आंसर जो है वो ज्यादा बेहतर और आप इजीली उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, अरेंज करें जरा। सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू लिखें 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर 9, 10 और 12। ये आपके पास 6 वैल्यूज जो है वो आ गई। हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया। अच्छा जी, अब चूंकि हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ठीक है जी, अब ए हमने करना लेट, जिसको हमने कहा था अज्यूम्ड वैल्यू। अब मैंने अभी आपको बताया कि ए क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू, और वो किसी भी जगह से लेट की जा सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डेटा के अंदर से लेट करें और वो डेटा के ऑलमोस्ट सेंटर में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही हो। तो जरा देखिए कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 5, 6, 8, 9, 10 और 12। मैंने आपको बताया कि ए को चूज करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि एक्सट्रीम वैल्यूज चूज ना करें, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू जब आप चूज करते हैं, यानी स्मॉलर कोई वैल्यू ले लेते हैं या कोई बहुत लार्जर वैल्यू ले लेते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए आपने कोई सूटेबल कुछ सेंटर से आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जो एक्सट्रीम में ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए सेंटर में कहीं पर 8 या 9 में से कोई वैल्यू ली जा सकती है। इट्स अप टू यू, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहां पर लेट कर रहा हूं 8, ए की वैल्यू 8। कैसे लिए मैंने, अभी मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं लेनी, दोनों साइड से तकरीबन सेंटर से कोई वैल्यू आपने ले लेनी है। ठीक है जी, वो हमने 8 ले ली। अब हम डी कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ए क्या था हमारा, अगर आप गौर से देखें, अभी 8 लिया, इसका मतलब है कि हर x की वैल्यू में से 8 को आपने माइनस करना है। यानी 5 फर्स्ट वैल्यू है तो 5 माइनस 8, आपके पास आंसर आ जाएगा -3। फिर 6 है, 6 माइनस 8 -2, 8 माइनस 8 0, तो फिर 9 माइनस 8 1। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4। अब आपने क्या करना है, सिग्मा डी कैलकुलेट करना है। सिग्मा डी का मतलब इस कॉलम को सम करना है। ये कौन कौन सी वैल्यूज है, -3, -2, 0, 1, 2 और 4। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास सिग्मा डी का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, देखिए जरा इसको ऐड करके देखिए, -5 -4 4, 2 आ जाएगा। यानी आप कैलकुलेटर पर जब इसको ऐड करते हैं तो इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा। अब जस्ट आपने वैल्यू जो है वो पुटअप करनी है। ठीक है, क्या जी, एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह पर 8 लगाएंगे। ये फॉर्मूले में मैं बारी बारी वैल्यूज लगा रहा हूं। ठीक है, ए की जगह 8, सिग्मा डी की जगह पर 2 और एन की जगह पे क्या लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है आपके पास। 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। अब डिमैश रूल में क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगी, माइंड इट, कि 2 को 6 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 8 में ऐड कर देंगे। सो जरा देखिए, 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8, तो आपका आंसर आ रहा है 8.33। दिस इज द आंसर ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। मेथड इज शॉर्टकट और इनडायरेक्ट। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड क्या है और उसमें क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अब तक 2 मेथड डिस्कस किए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने अनग्रुप डेटा को डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा में शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड क्या है।
इस एग्जांपल में मैंने डिस्क्रीट केस को कंसिडर किया, ठीक है, और डिस्क्रीट केस को कंसिडर करने की एक रीजन है कि आपने ऑलरेडी एक्स को कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है कि हमने एक्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर इसको देखा था, ठीक है। सो एक्स को ऑब्वियसली हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक्स के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। फर्ज कर लें अगर ये आपको कंटिन्यूस केस में दिया हो तो फिर आप पहले एक्स निकालेंगे फिर आगे प्रोसीडिंग्स करेंगे, ठीक है। सो इसलिए इसको ज़हन में रखें कि मैं डिफरेंट एग्जांपल से आपको इसलिए बता रहा हूं कि तो आपको अंदाजा हो सके कि किस जगह पर हमने एक्स निकालना है और किस जगह पर हमने एक्स को कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है जी। अब देखिए इसका सोल्यूशन, वही बात कि जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि तो सबसे पहले कोशिश करें फॉर्मूला लिख लें। तो फॉर्मूले में जो हमने अभी पढ़ा है शुरू में इस लेक्चर के, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और डी आपको पता है एक्स माइनस ए के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, और ए इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन जो है फर्दर कैसे होंगी जी। अब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आप जब टेबल जनरेट करेंगे तो उसी तरह आप डेटा को कॉपी करेंगे। एक्स इज 2, 5, 10 और 12, और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या बन रही है हमारे पास 3, 4, 2 और 1, ठीक है जी। देखिए हमें सबसे पहले इसमें डी कैलकुलेट करना है, ठीक है, और डी क्या है हमारे पास x माइनस ए। तो मैंने बताया था आपको, आप लेट करते हैं a को x में से, और x की कौन सी वैल्यू होगी, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, ना 2 होगी ना 12 होगी, सेंटर से आप लेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक नई चीज मैं आपको गाइड करने लगा हूं जो a के कॉन्सेप्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, अज्यूम्ड वैल्यू। सो अज्यूम्ड वैल्यू है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेटा के अंदर से हो, ठीक है। आप गौर कीजिए 5 आप ए ले सकते हैं, 10 आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्ज कर लें मैं यहां पर 8 कंसिडर कर लेता हूं या फॉर एग्जांपल 7 कंसिडर कर लेता हूं, तो ये गलत नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपने कि ए इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू, तो वो डेटा में से कहीं से भी कंसिडर की जा सकती है। सो अगर वो डेटा में से कहीं से भी कंसिडर की जा सकती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डेटा के अंदर से भी हो, क्योंकि इसके नाम से जाहिर है वो क्या है, अज्यूम्ड, फर्ज की हुई वैल्यू। सो जब फर्ज की हुई है तो वो 5 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, और इन बिटवीन 5 और 10 कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप में से फर्ज कर लें कोई स्टूडेंट यहां पर 8 चूज कर ले तो आंसर उसका गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी लेकिन वो गलत नहीं होगा। इसी तरह कोई स्टूडेंट 9 ले लेता है, वो भी गलत नहीं होगा, और कोई स्टूडेंट आप में से 5 को चूज कर ले वो भी गलत नहीं होगा, और 10 को चूज कर ले वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सो अज्यूम्ड वैल्यू को आपने बिल्कुल इस तरह समझना है कि ये कोई भी फर्ज की भी वैल्यू है जो डेटा के अंदर से या डेटा के बाहर से ली जा सकती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि वो डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज के हवाले से उसका जो है ना कॉन्सेप्ट ना हो, या वो डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ ना मूव कर रही हो, ठीक है जी। अब जब a 7 हो गया तो d क्या होगा फिर x माइनस 7, जरा गौर किए क्योंकि x माइनस a था। तो अब देखिए जरा इसकी कैलकुलेशंस क्या होंगी। d आपने निकाला, x माइनस 7 का मतलब यह है कि 2 माइनस 7 मतलब माइनस 5, फिर 5 माइनस 7 माइनस 2, 10 माइनस 7 3, और 12 माइनस 7 यानी 7, तो ये 5 हो जाए। इस तरह आपके पास डी का कॉलम निकल आया। फॉर्मूले के मुताबिक आपको अब नेक्स्ट क्या चाहिए, एफ डी, यानी एफ की वैल्यूज डी से मल्टीप्लाई होंगी। डी की फर्स्ट वैल्यू है -5, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब आपको इस कॉलम का सम चाहिए। आप कैलकुलेटर पर इसको एज इट इज टाइप कर सकते हैं, -15 -8 +6 +5, तो फाइनली इसका आंसर जो आ रहा है आपके पास -12 आ रहा है। सो अब फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुटअप करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ,
ठीक है जी। तो यहां देखिए a की जगह पर आप a की वैल्यू लगाएंगे, दैट इज 7 प्लस सिग्मा एफ डी का आंसर क्या आ रहा है -12 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ क्या है जी 3 + 4 7 2 9 और 1 ये भी 10 आ रहा है जी। अब क्या होगा गौर से देखिए कि ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, सो फाइनली आपके पास 7 - 12/10 होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले डिवाइड करेंगे और फिर उसको 7 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.8। दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब तक अपने दो मेथड पढ़े, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड, और इन दोनों मेथड्स में हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के हवाले से कैलकुलेशंस कर ली। अब हम तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, वो है हमारा कोडिंग मेथड, या इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नंबर 3 इज कोडिंग मेथड। इस कोडिंग मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशंस को। पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, a प्लस सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, और ग्रुप डेटा में a प्लस सिग्मा f u डिवाइडेड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ दो टर्म्स हैं वो और अंडरस्टैंड करने के लिए आ गई हैं आपके पास। वो कौन कौन सी? a हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a अज्यूम्ड वैल्यू है, और u क्या चीज है जी? x माइनस a डिवाइडेड बाय h। अब a तो वही है अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, लेकिन h जो है वो यहां डिफरेंट बात आ रही है, इसको याद रखना है आपने। h क्या है जी? क्लास डिफरेंस, या इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक हो क्या जी? अब वो कैसे कैलकुलेट करना है ये हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी देखते हैं। h भी क्लियर हो गया। अब यहां पर देखें तो u आप कैलकुलेट करेंगे और उसको f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, एग्जांपल ले लेते हैं एक। जरा गौर से देखिए जी, क्या होगा। आपके पास अनग्रुप डेटा है, तो हमें यहां पर इस कैलकुलेशन को देखना है। यहां पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को लिखेंगे, दैट इज 5 8 12 15 20 और 23। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या था? हम लेट करते होते हैं क्या? a, और वो मैंने आपको बताया था कि a क्या होता है? अज्यूम्ड वैल्यू, जो आमतौर पर डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज के अलावा हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, तो हम 3 वैल्यूज के बाद देखेंगे कोई वैल्यू, मे बी ये 12 हो सकती है, मे बी 15 हो सकती है। लेकिन अभी जो लास्ट एग्जांपल की थी उसमें हमने कंसिडर किया था कि इन बिटवीन 12 और 15 भी आप कोई वैल्यू ले सकते हो। सो लेकिन यहां पर मैं कंसिडर कर लेता हूं कि इससे हमारे पास 12 जो है वो ए अज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, अब h क्या है? अभी हमने जिसका जिक्र किया यहां पर क्लास डिफरेंस। अब चूंकि यहां पे क्लास तो नहीं है, यहां पे x की वैल्यूज है, तो वैल्यूज का डिफरेंस आप देखते हैं। गौर से देखिए, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में डिफरेंस क्या है? 3 का। ठीक है जी। सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस है वो 4 का है जी। थर्ड और फोर्थ का 3 है डिफरेंस, फोर्थ और फिफ्थ का 5 है डिफरेंस,
और फिर सेकंड और लास्ट और सेकंड लास्ट का जो डिफरेंस है वो है 3। तो ये तो डिफरेंस एक जैसा नहीं है। अगर डिफरेंस एक जैसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आमतौर पर डिफरेंस एक जैसा हो जाता है आप जब इसकी कैलकुलेशंस या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो एक जैसा नहीं आ रहा। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसका कॉमन देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू कॉमन आई हुई है। तो आप देखिए कि 3 जो है वो ज्यादा मर्तबा आ रहा है इसके अंदर, तो हम h जो है वो यहां पर 3 ले लेंगे। कैसे लिया हमने 3? जो भी कॉमन डिफरेंस उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। अब a हमने लेट कर लिया, h हमारा डिसाइड हो गया, तो u क्या होगा आपका? u का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? दिस इज x माइनस a ओवर h। तो x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, ये है आपका u। ठीक है जी। अब यहां पर u की कैलकुलेशन होगी, u इज इक्वल टू x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो जरा देखें कैसे इसको कैलकुलेट करना हमने। x की वैल्यू है 5, तो x की जगह 5 लगा रहे हैं हम। 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए जरा आंसर क्या आता है। पहले माइनस करेंगे, 5 माइनस 12, जो आंसर आएगा उसको 3 पर डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस 2.33। ये पॉइंट्स में आ सकता है आंसर। इसी तरह 8 को देखें, तो 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ जाएगा जी -1.33। जब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी कौन सी है? 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 0 आ गया। इसी तरह 15 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज आंसर 3। ठीक हो गया। 12 माइनस 15 इज 3 बाय 3 इज 1, आंसर 1 आ जाएगा। और फाइनली इसी तरह 20 के हवाले से जब आप देखेंगे, 20 माइनस 12 इज 8 डिवाइडेड बाय 3 इज आंसर इज 2.67। ये मैंने एरो से इसको क्लियर किया हुआ है ताकि आपको याद रहे। तो और 23 के हवाले से क्या है जी? 23 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर है 3.67। इस तरह आपके पास u का आंसर आ गया सारा। अब फॉर्मूले के मुताबिक क्या करना है? सिग्मा u आपने कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा u, ये सारी वैल्यूज को सम कर लेंगे हम। देखिए -2.33 माइनस 1.33 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2.67 प्लस 3.67। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सिग्मा u का वो आ रहा है जी 3.68। अब आपने क्या करना है? फॉर्मूले में लगा देना है आंसर। यहां पर मैं लिख रहा हूं x बार इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू 12 प्लस सिग्मा u की जगह पर 3.68 डिवाइडेड बाय n की जगह टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाय h की जगह पर 3। याद रखिए कि ये जो फैक्टर है जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ये पहले सॉल्व होगा और फिर आप उसको में 12 ऐड करेंगे। तो देखिए 3.68 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और फाइनली इसको डिवाइड कर देंगे 6 से और फिर इस आंसर को 12 में ऐड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.84। दिस इज योर अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इन अनग्रुपमेंट फॉर्मूला। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ग्रुप फॉर्मूला कैसे है और उसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी। जी, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप्स और आगे फ्रीक्वेंसीज हैं। अब स्टेप डेविएशन मेथड से, कोडिंग मेथड से जब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखेंगे। उसी तरह मैंने जैसे आपको गाइड किया सॉल्यूशन में, कोशिश है हमेशा से करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू
ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है जी, ए आप लेट करेंगे और एच की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। तो इस तरह आप कैलकुलेशंस लेके चलेंगे आगे। अब मैं टेबल को दोबारा लिख रहा हूं, तो देखिए ग्रुप्स हैं जी, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10, और आगे इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं 2, 3, 1, 3। हाँ जी, देखिए ए हमने कहां सेलेक्ट करना था, एक्स में से, तो ऑब्वियसली पहले हम एक्स को कैलकुलेट करेंगे, और एक्स क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स इज द मिड पॉइंट। यहां मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सोचने का मौका मिले कि एक्स कैसे कैलकुलेट हुआ। हमने इस लेक्चर में और इससे पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, मिड पॉइंट्स ऑफ द लिमिट्स। 2 और 4 है, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। फिर उसके बाद 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। नेक्स्ट होगा 7 और फिर होगा 9। तो एक्स आपने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब ए को लेट करना है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होंगी, मे बी 5 हो सकता है, मे बी 7 हो सकता है, मे बी 6 हो सकता है। ठीक है, यहां हम थोड़ा सा डिफरेंट इसको कर लेते हैं, हम इसको 7 कर लेते हैं। अब एच क्या था, मैंने आपको बताया था क्लास डिफरेंस। ठीक है, क्लास इंटरवल। ठीक है, वो कैसे, क्लास का गैप वो कैसे होगा, फर्स्ट आपका ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है। इसको जरा समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि अनग्रुप डेटा में इजीली आपको वो डिफरेंस वैल्यूज का समझ आ रहा होता है। यहां पर कैसे करना है, आपने लोअर वैल्यूज को देख लेना या आपने अपर वैल्यूज को देख लेना, ये आपकी अपनी चॉइस है कि फर्स्ट और सेकंड लोअर वैल्यू में क्या गैप है। ये वही गैप होगा जो सेकंड और थर्ड में भी होगा और जो थर्ड और फोर्थ में भी होगा। आमतौर पर ग्रुप जो कंटिन्यूस केस है, इसमें 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि सारा का सारा जो क्लास इंटरवल है सेम होता है। लेकिन अगर सेम नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अनग्रुप डेटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो भी आपके पास डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो आप एच के तौर पर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी, लेकिन यहां पर आप देखिए थ्रू आउट 2 जो है वो आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्लासेस के दरमियान में, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। सो एच की वैल्यू जो है वो 2 है। तो आपके पास देखिए u क्या बन जाएगा, x - 7 डिवाइडेड बाय 2। x माइनस a ओवर h था, a की जगह 7 और h की जगह पर हमने 2 लगा दिया। अब यहां से हम कैलकुलेशन आगे मूव करेंगे, u को कैलकुलेट करेंगे x - 7 डिवाइडेड बाय 2 करके, तो देखिए क्या आता है, x की पहली वैल्यू 3 है, 3 - 7 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए जरा -4 by 2 इज -2, 5 - 7 by 2 इज -1। तो 7 जब आप ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगी और जब 9 ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगी। अब u की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। फॉर्मूले के मुताबिक क्या चाहिए, u ने f के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आप देखिए fu आपका एक कॉलम यहां पर एक जनरेट हो जाएगा। कैसे, u की फर्स्ट वैल्यू है -2, उसने फ्रीक्वेंसी 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आंसर आ जाएगा -4। मूवमेंट ऑफ द आर्म और मूवमेंट ऑफ द मार्कर उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। देखें उसको, सेकंड वैल्यू है u की -1 और फ्रीक्वेंसी है सेकंड 3, तो इसको हम देखेंगे -3। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इज 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहां पर 3 आ जाए। तो इसका सम देखें क्या आता है, जब आप इसको सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। अब आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला था इसमें हम पुट अप कर रहे हैं। एक जगह a की वैल्यू वो है 7, सिग्मा एफ यू की जगह -4, सिग्मा एफ की जगह वो हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, 2 और 3 5, 6 और 3 9 है आपका सिग्मा एफ। ये सारी वैल्यूज लगाएं फॉर्मूले में। सो आपका x बार क्या होगा, a की जगह पर 7 प्लस सिग्मा एफ यू की जगह पर -4 और सिग्मा एफ की जगह पर 9 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमारे पास 2 थी। ठीक है जी,
अब फाइनल करेंगे इसके आंसर को, और देखिए 7 प्लस माइनस माइनस 8/9। सबसे पहले 8 को 9 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा इसमें से 7 में से उस आंसर को माइनस कर देंगे। सो इट वुड बी 6.11। दिस इज द आंसर फॉर x बार। ठीक है जी, हमने आज के लेक्चर में 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के। कौन कौन से मेथड हैं जी? ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जिसको हमने शॉर्टकट भी कहा, और थर्ड वन इज कौन सा मेथड था, जरा गौर से सोचिए, स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। ठीक है जी, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डू प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जाम्पल्स। आपको इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे। अपने रिस्पेक्टिव टीचर से इसकी प्रॉब्लम्स को, इसकी क्यूरीज को डिस्कस करें ताकि ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।